हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन की इस चर्चा में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम दो प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। एक है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग। ठीक है, इन दोनों पे बात करेंगे। तो इस पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में, ये हाइजेनबर्ग के बारे में। तो 1924 में क्या पता चला आपको? आपको ये पता चल चुका है अब कि कण और तरंग अलग अलग नहीं होते। जैसा आप लोग न्यूटन यांत्रिकी में कहते हैं कि कण अलग होता है, तरंग अलग होता है, तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गया। क्या चीज समझ में आया? कि कण व्यवहार और तरंग व्यवहार दोनों साथ रहते हैं। किसके हिसाब से? डी ब्रोगली परिकल्पना के हिसाब से ये बात सामने आई कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। बाद में श्रोडिंगर ने उसमें संशोधन किया और उन्होंने ये कहा कि कण के साथ एक तरंग संबंधित नहीं रहता, बल्कि तरंग पैकेट संबंधित रहता है। और जहां तक बात कण कहाँ रहता है, इस पर अगर आप चर्चा करें तो मैक्स बोर ने क्या बात की थी? अपनी प्रायिक व्याख्या की, संभावना व्यक्त की थी, है ना। और आपने कहा था कि भाई भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं और संभावना या प्रायिकता, क्योंकि भौतिक शास्त्र क्या होता है? मापन का विज्ञान है। जहाँ पे हम लोग यथार्थ मापन की बात करते हैं, वहां आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो मैक्स बोर्न ने क्या कहा? उनका कहना था कि कण तरंग पैकेट के अंदर ही कहीं रहता है। कहाँ रहता है? तो तरंग पैकेट के अंदर रहता है। और उन्होंने एक हिंट और दिया कि जहां आयाम अधिकतम होगा तरंग का, वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। वहां पाया जाएगा नहीं, वहां पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। अब इन सबको देख करके 1927 में डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। और ये जो सिद्धांत होगा वो न्यूटन यांत्रिकी में लागू नहीं होता या क्लासिकल यांत्रिकी में लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां कण और तरंग अलग अलग होते हैं। और ये इनके हिसाब से परमाणुवीय जगत में परमाणुवीय कण के लिए सही है। अनिश्चितता का सिद्धांत परमाणुवीय जगत में परमाणुवीय कण के लिए सही है। तो परमाणुवीय जगत में किसी कण की स्थिति व संवेग के एक साथ मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कम नहीं आएगा। ठीक, ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। यहां तक समझ में आया? h कट का मान जहां तक बात करें आप, तो इसको h बाई 2 पाई कहते हैं। यहां तक भी क्लियर हुआ? चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि दो प्रयोग हैं। तो एक प्रयोग है आपका गामा किरण सूक्ष्मदर्शी और दूसरा प्रयोग आप ले लीजिए एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। तो दो प्रयोग हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है दोनों प्रयोग का? अगर आप सीधा सीधा सा कहना चाहें तो आप ये कहेंगे कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि इन दोनों को प्रयोग का उद्देश्य है। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के या परमाणुवीय कण के स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन, है ना, दूसरा उद्देश्य। ऐसा भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? परमाणुवीय कण के स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन करना। ठीक है। और उसके बाद अगला उपकरण एवं कार्यविधि और परिणाम क्या है, एक एक करके बात करें। दोनों प्रयोग जो है उनके उद्देश्य तो याद हो गए होंगे आपको। क्या याद हुआ? पहला तो ये कहिए कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन करना या प्रायोगिक रूप से पुष्टि करना, या ये कहिए परमाणुवीय कण के स्थिति तथा संवेग का मापन करना। यहां तो समझ में आया? चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब उपकरण पे बात करते हैं। पहले किस पे बात करें आप? गामा किरण सूक्ष्मदर्शी पे। तो चूंकि सूक्ष्मदर्शी है तो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोग को। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता याद है? देखिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए आप क्या बात करते थे?
आपका कहना रहता था कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? दो निकटतम जो बिंदु हैं, एकदम पास के दो बिंदु, उनको अलग अलग दिखाने की क्षमता, है ना, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। और ये जो विभेदन क्षमता होता है, जैसे हम कहें कि d बराबर ये होगा लैम्डा बटे साइन थीटा। ठीक है। अब यहां ये जो d होगा, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस दूरी के मान को कम से कम अगर करना है तो आप बोलेंगे भाई लेमडा के मान को कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है भाई, यहाँ दो बिंदुओं के जो एकदम पास के बिंदु हैं, ये इतने दूर है नहीं, बहुत पास के हैं, जिनको आप सूक्ष्मदर्शी से ही अलग देख सकते हैं। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य कैसा लेना पड़ेगा आपको? कम से कम। क्यों कम से कम लेंगे? ताकि ये जो दूरी है दो बिंदु के बीच की दूरी या स्थिति में अनिश्चितता कम से कम आए। ठीक है। अब स्थिति में अनिश्चितता कम से कम लाना है तो तरंगदैर्घ्य कम से कम चाहिए। तरंगदैर्घ्य कम से कम किसका होता है? गामा किरण का होता है ना। और आवृत्ति सबसे अधिक, और आवृत्ति अधिक होने का मतलब E इज इक्व टू एच न्यू, मतलब ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। तो कौन सा किरण प्रयोग करेंगे आप इस प्रयोग में? गामा किरण सूक्ष्मदर्शी में गामा का, इसलिए इसका नाम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी पड़ गया, है ना भाई। गामा किरण का प्रयोग किए, क्यों किए? तरंगदैर्घ्य कम से कम चाहिए। क्यों तरंगदैर्घ्य कम से कम चाहिए? ताकि स्थिति में अनिश्चितता कम से कम आए, इसलिए इस प्रयोग को गामा किरण सूक्ष्मदर्शी बोले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रयोग है, वहां गामा किरण का उपयोग ही क्यों किए होंगे? तो भाई देखिए, अब परमाणु कण को, कहें इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन कब दिखेगा आपको? वास्तव में ये जो प्रयोग है हाइजेनबर्ग ने ही किया। कब किया? 1927 में। ये उनका काल्पनिक और एक आदर्श प्रयोग है। ये काल्पनिक प्रयोग है या उनके आदर्श प्रयोग हैं? किनके? हाइजेनबर्ग के। ठीक है। तो उनका ये मानना था कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा कब? तो भाई जब उस पर कोई प्रकाश किरण पड़ेगा। किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? जब उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के या प्रकीर्णित होकर के हमारे आंख में पड़ता है, तब वो वस्तु दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे प्रकाश को आपतित करवाना पड़ेगा। किस प्रकार के प्रकाश किरण को आपतित करवाएंगे आप? जिसका तरंगदैर्घ्य कम से कम हो। किसका तरंगदैर्घ्य कम से कम होता है? गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कम से कम होता है। कम तरंगदैर्घ्य क्यों चाहिए? ताकि स्थिति में अनिश्चितता भी कम से कम हो। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना भाई, उपकरण के बारे में देखना है कि जानना है कि नहीं? तो चलिए उपकरण को देखिए आप। ये है आपका उपकरण। अब उस उपकरण में क्या करें आप? यहां ध्यान दीजिए। अब एक गामा किरण लिया, ये गामा किरण है आपका, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आपका गामा किरण, जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और इसका संवेग h बाई लैम्डा है, h बाई लैम्डा संवेग होगा ना डी ब्रॉगली के हिसाब से, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है। देखिए भाई, लैम्डा बराबर h बाई पी, तो p बराबर h बाई लैम्डा होगा। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चले। चलिए, तो गामा किरण लिया जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है? लैम्डा, और संवेग कितना है? h बाई लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपतित हुआ, या इलेक्ट्रॉन के साथ गामा किरण फोटोन का, इलेक्ट्रॉन के साथ गामा किरण फोटोन का संघट्य हुआ, टक्कर हुआ। तो टक्कर होने से कॉम्पटन प्रभाव पढ़ा है आपने। क्या कहते हैं आप? कि ये जो फोटोन होगा अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और v वेग से इस दिशा में क्या हुआ? प्रतिक्षिप्त हो गया। और बाकी जो फोटोन की ऊर्जा बची हुई है, कुछ ऊर्जा दिया है, पूरा ऊर्जा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? इस दिशा में प्रकीर्णित होकर के लेंस L1 के ऊपर आपतित होगा, या लेंस L1 मत कह के L कह दीजिए, लेंस L के ऊपर आपतित होगा, जिससे
हम इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन कर पाएंगे। समझ में आ गया प्रयोग में क्या क्या किया? अब ध्यान दीजिए, कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिला, किस इलेक्ट्रॉन को? प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन को। तो बाकी ऊर्जा इधर। तो क्या आपने कॉम्पटन प्रभाव में क्या कहा था? प्रकीर्णित जो विकिरण होगा या प्रकीर्णित जो किरण होता है उसका तरंग दैर्ध्य आपतित से ज्यादा होता है। इसका मतलब ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा कम होने का मतलब, ऊर्जा कम होने का मतलब हुआ आवृत्ति कम हो गई। आवृत्ति कम होने का मतलब हुआ यहाँ जो संवेग मिलेगा वो h बाई लेमडा डैश होगा। यहाँ संवेग कितना था? h बाई लेमडा, और इधर संवेग कितना हो जाएगा? h बाई लेमडा डैश। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए आप ध्यान से और लिखते भी जाइए। अब क्या करें? अब यहाँ से स्थिति नोट कर लिया आपने। कैसे नापेंगे स्थिति? तो गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या समझ में आया आपको? गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता अभी अभी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था। आपने क्या कहा कि डी का मान जो होगा, है ना, लेमडा बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ आपने अल्फा लिया है। देखिए तो ये जो कोण है वो अल्फा है और ये तरंग दैर्ध्य कितना हो रहा है? लेमडा डैश का। तो डेल एक्स का मान कितना आ गया? ये डेल एक्स का मान आया क्या लिखें? लेमडा डैश बटे साइन अल्फा। ये लीजिए, आएगा ना भाई? समझ में आया? ये है आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ? स्थिति की बात पता चली, जिसको आप लेंस से होकर के इलेक्ट्रॉन की स्थिति देख रहे हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, स्थिति में अनिश्चितता। अब वापस अपने इस चित्र पे चलिए। हम लोग अब कॉम्पटन प्रभाव की बात कर रहे हैं, मतलब गामा किरण फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट हुआ तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है v वेग से फाई कोण पर प्रक्षिप्त हो गया है, ठीक, कुछ ऊर्जा प्राप्त करके। और बाकी जो ऊर्जा है वो क्या हुआ? थीटा कोण पर, या बाकी जो गामा किरण फोटोन है वो थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो गया है, ठीक। चूंकि संघट्ट कैसा है? प्रत्यास्थ है। तो यहाँ क्या करें हम लोग? संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। तो हम लोग चूंकि संवेग निकालना है इसलिए संवेग संरक्षण लगा लेंगे। तो संवेग संरक्षण निकालने के लिए ध्यान रखिए हम लोग किस दिशा में इसको आपतित करवा रहे हैं? गामा किरण फोटोन को एक्स दिशा में, और स्थिति में परिवर्तन किस दिशा में निकाल रहे हैं? एक्स दिशा में। तो संवेग में परिवर्तन भी एक्स दिशा में निकालना पड़ेगा। और अगर इसी प्रयोग को मैं वाई दिशा में करता तो मैं बोलता वाई दिशा में संवेग परिवर्तन निकालिए या संवेग में अनिश्चितता निकालिए। और अगर मैं जेड दिशा की बात करता तो जेड दिशा में संवेग निकलवाता आपसे। तो ध्यान क्या रखेंगे आप? जिस दिशा में बात हो रही है उसी दिशा में हम लोग संवेग में अनिश्चितता भी ज्ञात करेंगे। तो स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स निकल गया। अब ध्यान क्या देंगे आप? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा कोण पर, सॉरी फाई कोण पर प्रक्षिप्त हुआ है। तो इसका संवेग का दो कंपोनेंट, क्यों? क्योंकि संवेग तो सदिश राशि है। तो इधर क्या आएगा? एम वी कॉस फाई, और इस दिशा में क्या आएगा? एम वी साइन फाई। समझ में आ गया इतना? इसी प्रकार ये थीटा कोण पर आपका गामा किरण क्या हुआ है? प्रकीर्णित हुआ है। तो उसके संवेग के लिए, है ना, तो h बाई लेमडा डैश में बोला था संवेग लेना है आपको। तो इधर कितना आएगा भाई? इधर आ गया h बाई लेमडा डैश, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। और इस दिशा में अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? इस दिशा में आएगा h बाई, यहां लिख देता हूं मैं, h बाई लेमडा डैश साइन थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमको किस दिशा के लिए लेना है? एक्स दिशा के लिए। तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। तो इलेक्ट्रॉन तो लगभग स्थिर था शुरुआत में, जब हम लोग वो गामा किरण को उसके ऊपर आपतित करवाए उस समय
तो टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन के संवेग को 0 ले लीजिए, और जो ये आपतित फोटोन है उसका संवेग तो h बटे लैम्डा है। क्लियर हो गया? तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। तो संवेग संरक्षण के नियम से, चूंकि गामा किरण और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ है, इसलिए संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पहले का संवेग h बट्टे लैम्डा धन 0 और टक्कर के बाद का संवेग x दिशा में, y दिशा और z दिशा में नहीं। ठीक? तो h बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई किस दिशा में? x दिशा में। अब क्या करें भाई? अब करें इसमें कि ये हमारे पास ये एम वी कॉस फाई को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो संवेग निकालना है ना? संवेग में अनिश्चितता किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एम वी कॉस फाई कितना आ गया? h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा। और ये जो संवेग का x दिशा में संवेग है ना, ये इलेक्ट्रॉन का, इसको मैं px लिख दूं। ठीक चलेगा? अब ये कितना आएगा? h बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 2 आया। मैं चाहता हूं कि ये थीटा ना प्रकीर्णित फोटोन के टर्म पे मिले, मतलब अल्फा के टर्म पे। अब अल्फा के टर्म पे कैसे मिलेगा भाई? अल्फा के टर्म पे निकालना है तो कैसे निकालें? तो क्या करेंगे? देखिए, थीटा के मान में परिवर्तन, चित्र पे ध्यान दीजिए। आपने जो अपने नोटबुक में चित्र बनाया है अभी गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का, उस पर ध्यान दीजिए। तो वहां ध्यान देंगे अगर आप, तो क्या दिखेगा आपको? देखिए, ये थीटा का मान यहां तक है ये, और ये वाला मान अगर मैं लूं यहां से लेकर के यहां तक का, तो 90 माइनस अल्फा एक मान हो सकता है थीटा का, और दूसरा मान 90 प्लस अल्फा हो सकता है। तो थीटा के मान में परिवर्तन कहां से कहां तक? 90 माइनस अल्फा से लेकर के 90 प्लस अल्फा तक हो जाएगा। ठीक? तो समीकरण 2 में इस मान को रखिए, थीटा की जगह इस मान को अगर रखें तो क्या मिलेगा? ये देखिए, px1 मान लेते हैं, 90 माइनस अल्फा के लिए संवेग h बाई लैम्डा डैश कॉस 90 माइनस अल्फा। तो कॉस 90 माइनस थीटा याद है? साइन थीटा। तो कितना आ गया ये? px1 h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार ये जो 90 माइनस अल्फा लिखा है आपने, उसकी जगह 90 प्लस अल्फा रख दीजिए। तो क्या निकलेगा? px2 है ना, h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा डैश कॉस 90 प्लस अल्फा, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस पहले से था और माइनस साइन थीटा आया, तो माइनस माइनस का प्लस, तो px2 कितना आ गया? h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4। अब संवेग में अनिश्चितता या संवेग में परिवर्तन निकालिए। तो px2 में से px1 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या आएगा? ये आया इतना। ठीक है, कितना मिला आपको? डेल px का मान h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा माइनस h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए। क्या आया? h बाई लैम्डा प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा, ये माइनस और यहाँ का प्लस दोनों मिलके माइनस, h बाई लैम्डा प्लस ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा। क्या आया भाई? ये h बाई लैम्डा और h बाई लैम्डा कैंसिल हुआ। क्या बचा? डेल px बराबर 2h बाई लैम्डा डैश साइन अल्फा आया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 डेल x बराबर लैम्डा डैश बाई साइन अल्फा, और समीकरण नंबर 5 दोनों का गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर गुणा करें तो क्या आया? ये आया। तो लैम्डा डैश बाई 2 साइन अल्फा आ गया ना वहां से। कहाँ? समीकरण 1 से, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के हिसाब से। और ये आ गया 2h बाई साइन अल्फा लैम्डा डैश। तो 2 और 2 कैंसिल, साइन अल्फा और साइन अल्फा, लैम्डा डैश और लैम्डा डैश कट गया। डेल px बराबर क्या आ गया? h। h मतलब क्या? h मतलब h कट बाई 2 से कम की ज्यादा? ज्यादा,
क्योंकि एच कट का मान होता है h/2 पाई। इसका मतलब h का मान h/2 से ज्यादा है। यही तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव या तो h/2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और हमने यहाँ पे बड़ा दिखा दिया। इस प्रकार से आपने क्या किया, प्रायोगिक रूप से आपने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। ठीक, ये निष्कर्ष निकला, या आप ये भी निष्कर्ष कह सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, शुरुआत में मैं क्या बोला आपको, स्थिति में अनिश्चितता कम करनी है तो तरंग दैर्ध्य कम से कम लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अनिश्चितता आपने क्या कर दी, कम कर दी। तो संवेग में अनिश्चितता क्या करेगा, बढ़ गया, है ना भाई, 2h sin अल्फा बाई लैम्डा डेस आ गया। और अगर आप ये कहते कि तरंग दैर्ध्य बढ़ा देते तो तरंग दैर्ध्य बढ़ाने से संवेग में अनिश्चितता कम हो जाता, लेकिन संवेग में अनिश्चितता कम होने का मतलब है स्थिति में अनिश्चितता ज्यादा हो जाना। ये भी एक निष्कर्ष हो सकता है आपके प्रयोग का, तो चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग के प्रयोग की पुष्टि कर दी गई, ये परिणाम हो सकता है, या ये कहिए कि स्थिति में अनिश्चितता कम होने से संवेग में अनिश्चितता ज्यादा हो जाएगा, और अगर संवेग में अनिश्चितता कम कर देंगे तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये आपका पहला प्रयोग, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी। किसने किया, हाइजेनबर्ग ने किया। क्यों किया, ताकि परमाणुवीय कण के स्थिति और संवेग में मापन किया जा सके। यही तो काम था ना इसका। या आपने ये कहा कि हाइजेनबर्ग की प्रायोगिक पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया गया। अब दूसरा प्रयोग है आपका ये जो स्लिट है, स्लिट द्वारा विवर्तन का प्रयोग। उद्देश्य बोलिए। इस प्रयोग का भी उद्देश्य वही है, परमाणुवीय कण के स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन करना। ठीक है, चूंकि एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक चीज बताऊं आपको। इसमें आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर स्लिट की चौड़ाई d हो तो d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है, और केंद्रीय उच्चिष्ट अगर निकालना है तो ये जो n का मान है उसको 1 रखते हैं आप। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, मतलब जो विवर्तन प्रयोग किया था आपने, उसमें केंद्र में उच्चिष्ट मिला था और उसके दोनों ओर की तीव्रता धीरे धीरे कम होते गई थी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए n का मान 1 रख देंगे तो आपका समीकरण क्या आ जाएगा, d sin थीटा बराबर लैम्डा। ये याद रखिएगा। और d क्या है, स्लिट की चौड़ाई है। ठीक, चलिए, उद्देश्य इसका याद है आपको। क्या करना है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन करना है, प्रायोगिक रूप से पुष्टि करनी है, या ये कहिए परमाणुवीय कण के स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का मापन करना इस प्रयोग का उद्देश्य है। ओके, चलिए उपकरण से मिलिए। ये है आपका उपकरण। एक स्लिट लिया आपने, स्लिट है ए बी कह दीजिए, जिसकी चौड़ाई कितनी है, डेल वाई। अब ध्यान दीजिए, चौड़ाई मैं किस दिशा में ले रहा हूं, वाई दिशा में। तो संवेग में आपसे किस दिशा में पूछूंगा, संवेग किस दिशा में पूछेंगे भाई, संवेग हम लोग वाई दिशा में बात करेंगे, एक्स दिशा में बात नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, यहां मान लेते हैं ए बी एक स्लिट है जिसकी चौड़ाई डेल वाई है। इस पर इलेक्ट्रॉन पुंज जब आपतित होता है तो पर्दे पर हम लोग को विवर्तन प्रतिरूप मिलते हैं। ठीक है, तो जब x मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज इस स्लिट के ऊपर आपतित हुआ तो इसका क्या हो गया, विवर्तन हो गया। तो विवर्तन हुआ तो कितने कोण पर विवर्तन हो गया, मान लेते हैं थीटा कोण पर। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहां हो सकती है, यहां भी हो सकता है, या यहां भी हो सकता है। ठीक है, अब स्थिति में अनिश्चितता निकालनी है आपको। स्थिति में अनिश्चितता निकालने के लिए क्या भाई, ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसके लिए n का मान 1 रखना पड़ेगा, और स्लिट की चौड़ाई कितना, डेल वाई। तो आपके पास क्या आ गया भाई, डेल वाई साइन थीटा बराबर लैम्डा। तो डेल वाई का मान क्या आएगा, ये आपको उपकरण का वर्णन समझ में आ रहा है ना। स्लिट की चौड़ाई है डेल वाई, जिसपे इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होगा। आपतित होने के बाद स्लिट के किनारे पर उनका थीटा कोण पर विवर्तन हो जाएगा, और थीटा कोण पर विवर्तन होने से स्क्रीन पर, पर्दे पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर कम तीव्रता के प्रकाश हमको प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपने कहा कि n का मान 1 रखना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण क्या बन के आ गया, हमारा समीकरण बन के आया ये, है ना।
इसको विवर्तन चित्र की कोणीय चौड़ाई भी कह सकते हैं। विवर्तन चित्र की कोणीय चौड़ाई और स्लिट के बीच संबंध कितना आया? डेल वाई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। और मुख्य उच्चष्ट के लिए क्या करें? एन का मान 1 के बराबर लेना पड़ेगा। तो डेल वाई साइन थीटा बराबर लैम्डा और डेल वाई बराबर लैम्डा बटे साइन थीटा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? अब चलिए भाई, वाई दिशा में संवेग निकालना है, तो आपका ये जो एक्स किरण पुंज है उसका विवर्तन थीटा कोण पे हो गया है। तो ये संवेग किस दिशा में गया? थीटा कोण पर गया है। तो इसका भी विवेचन करेंगे। इधर क्या आएगा? पी कॉस थीटा। तो इस दिशा में, वाई दिशा में पी साइन थीटा, और ये एक्सिस के नीचे तो माइनस, तो यहाँ हो गया पी कॉस माइनस थीटा और ये हो गया पी साइन माइनस थीटा। चर्चा हम लोग किस पे करेंगे? एक्स दिशा में। वाई दिशा में सॉरी वाई दिशा में करेंगे, एक्स दिशा में नहीं कर रहे हैं। तो एक्स दिशा के संवेग को क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्यों नहीं ले रहे हैं? जवाब क्या है आपका? आपका जवाब है चूंकि हम लोग स्थिति में अनिश्चितता वाई दिशा में निकाल रहे हैं, इसलिए संवेग में अनिश्चितता भी वाई दिशा में ज्ञात करेंगे। तो कितना आया भाई? देखिए तो, एक तो धनात्मक एक्स दिशा में गया पी साइन थीटा और एक ऋणात्मक एक्स दिशा में जा रहा है पी साइन माइनस थीटा। दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर अगर निकालें तो दोनों का अंतर ऐसे निकलेगा। क्या आया? डेल पी वाई पी साइन थीटा माइनस पी साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस का प्लस होके क्या बनेगा? ये पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा। तो डेल पी वाई आ गया 2 पी साइन थीटा। अब समीकरण और 1 2 का पुनः गुणा करिए। 1 और 2 का पुनः गुणा अगर आप कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिला डेल वाई डेल पी वाई लेमडा बाई साइन थीटा 2 पी साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। क्या आया? आपके पास आ गया ये, ठीक है, डेल वाई डेल पी वाई बराबर 2 पी लैम्डा। और लैम्डा का मान कितना होता है? h बाई पी। तो लैम्डा पी का मान कितना आ जाएगा? लैम्डा पी का मान कितना आ जाएगा? h। तो क्या आया भैया? डेल वाई डेल पी वाई बराबर 2h। अब बताइए 2h h कट बाई 2 से कम है क्या? नहीं, ये 2h h कट बाई 2 से ज्यादा है। इस प्रकार आपको क्या मिला है समीकरण? आपने कहा कि भाई डेल वाई डेल पी वाई ग्रेटर देन, बड़ा होगा h कट बाई 2 से, है ना? और आपको क्या पता चला है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से परमाणु कण के स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता, है ना? तो यहां भी आपने क्या कर दिया? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि कर दी। इस प्रकार से आपका ये लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन करना चाहा था, यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये दोनों प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।